एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन इस साल उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। फसल खराब होने की वजह से वो गांव के साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। धीरे धीरे उसकी जमीन भी बिक गई और आखिर में उसका घर भी बिक गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा आगे क्या होगा? पिताजी, क्या हमें सच में ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या अब हम कहीं और रहेंगे? मुझे ये घर बहुत प्यारा है, क्या हम इसे बचा नहीं सकते? मोहन अपने बेटे की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। मोहन, ओ मोहन, बाहर निकल। मोहन धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आता है। साहूकार जी, बस मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। नहीं मोहन, तुम्हें बहुत समय दिया जा चुका है, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। आज ही घर खाली करना होगा। साहूकार की बात सुनकर मोहन समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसका मन भारी हो गया, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़ने का फैसला करता है। घर से निकलते समय तीनों की आंखें नम थीं। चलते चलते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके हारे कदमों के साथ वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच गए। तभी मोहन की नजर थोड़ी दूर एक टूटे फूटे पुराने घर पर पड़ती है, जो सुनसान में खामोश खड़ा था। सुनो, सामने एक घर दिखाई दे रहा है, चलो जाकर देखते हैं, शायद आज की रात हम वहीं गुजार सकें। तीनों उस घर के पास पहुंचते हैं। घर बहुत पुराना और जर्जर था। दीवारों पर दरारें पड़ी थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ लटक रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं, कल सुबह मैं पास के किसी गांव में काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। तीनों थोड़ा सा खाना खाते हैं और थकान की वजह से वहीं सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये टूटा फूटा घर अपने अंदर एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। वो एक नई उम्मीद के साथ पास के गांव की ओर काम ढूंढने निकल पड़ा। पूरे दिन वो कई लोगों से मिला, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाया। लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। माफ करना मोहन, यहाँ पहले से ही काम करने वाले बहुत लोग हैं, अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। दिन भर कोशिश करने के बाद भी मोहन को कहीं काम नहीं मिला। शाम तक थका हारा वो वापस उसी टूटे हुए घर में लौट आया। उसकी पत्नी सरिता दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जी, क्या आपको कहीं काम मिला? मोहन धीरे से सिर हिलाकर मना कर देता है। सरिता कुछ पल चुप रहती है, जैसे गहरी सोच में डूबी हो। फिर अचानक उसके मन में एक नया विचार आता है। सुनिए, जब मैं घर में सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पहले कोई ढाबा चलाता था। क्यों ना हम भी यहीं एक छोटा सा ढाबा शुरू कर लें? पर सरिता, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम ढाबा शुरू कर सकें? और पैसों के लिए आप मेरे कान के जेवर बेच दीजिए। जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम शुरुआत कर लेंगे। सरिता की बात सुनकर मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। तुम सही कह रही हो सरिता, शायद ऊपर वाला हमें यही नया रास्ता दिखा रहा है। अगले दिन मोहन पास के बाजार जाता है। वो सरिता के जेवर बेच देता है और उन पैसों से थोड़ा राशन, बर्तन और जरूरी सामान खरीद लाता है। इधर सरिता ने भी उस पुराने घर के एक हिस्से को अच्छे से साफ करके ढाबे के लिए तैयार कर दिया था। मोहन वापस आता है तो दोनों मिलकर पूरे मन से काम में लग जाते हैं। सरिता खाना बनाने की तैयारी करती है और मोहन चूल्हा ठीक करके आग जलाता है। थोड़ी ही देर में वहां से खाने की खुशबू फैलने लगती है और उनका छोटा सा ढाबा धीरे धीरे शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में कुछ यात्री उस रास्ते से गुजरते हुए वहां आ पहुंचे, जैसे उनकी मेहनत का पहला मौका खुद चलकर आ गया हो। दोनों यात्री ढाबे पर बैठकर खाना खाने लगे। धीरे धीरे और भी लोग वहां रुकने लगे। देखते ही देखते पहले ही दिन ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। शाम होते होते ढाबा खाली हो गया। मोहन, सरिता और उनका बेटा एक साथ बैठ गए। तीनों के चेहरों पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी और संतोष दिखाई दे रहा था। सरिता, तुम्हारा विचार सच में बहुत अच्छा था। तुम्हारे विचार की वजह से आज हमारे यहाँ कितने ग्राहक आए थे मैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम सबका उधार वापस कर देंगे। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया
तो हमारा ढाबा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस ढाबे और उस पुराने टूटे घर के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा हुआ है, जो धीरे धीरे उनके सामने आने वाला था। अगली सुबह मोहन फिर से बहुत जल्दी उठ गया। सबसे पहले उसने अपने टूटे फूटे घर को थोड़ा ठीक किया ताकि वो रहने के लायक बन सके। उसके बाद वो अपने ढाबे की ओर चला गया। कुछ ही देर में सड़क से गुजरने वाले लोग वहां रुकने लगे। ढाबे पर बैठे कुछ यात्री आपस में बातें करते हुए सफर की थकान मिटा रहे थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस जगह पर ढाबा शुरू हो गया। अब इस रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों को खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक बढ़िया ठिकाना मिल गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले तो इस जंगल के रास्ते में रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं हुआ करती थी। मोहन और सरिता ये बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों मुस्कुराते हुए आने वाले लोगों को खाना परोस रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। अब मोहन का छोटा सा ढाबा लगभग हर समय ग्राहकों से भरा रहने लगा था। उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग दिखाने लगी थी। लेकिन एक दिन ढाबे पर एक अजनबी आदमी आ पहुंचा। ढाबे और पास खड़े उस पुराने घर को देखकर वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ढाबे के अंदर चला आया। अरे भाई, तुम कौन हो? क्या ये घर तुम्हारा ही है और तुम यहीं रहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं मोहन हूँ और हमें इस जगह पर रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। क्यों? इस जगह पर आखिर क्या बात है? लगता है तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये घर और ये ढाबा सही जगह पर नहीं है। बहुत साल पहले इस जगह पर एक आदमी रहता था और यही ढाबा उसका था। मगर एक दिन यहाँ एक डरावना हादसा हुआ जिसमें उसी आदमी की मौत हो गई। गांव के लोग बताते हैं कि उस आदमी की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास मंडराती रहती है। हो सकता है ये बात सच हो या ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ गलत हो सकता है। पर मैंने आज तक तो ऐसा यहाँ पर कुछ गलत नहीं देखा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मोहन कुछ देर तक उसकी बातों के बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर उसने सिर झटककर उन बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उस अजनबी की कही हुई बातें सच साबित होने वाली हैं। अगली सुबह मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सरिता, मैं अभी नजदीक के गांव जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ढाबा शुरू होने से पहले ही वापस आ जाऊं। ठीक है, आप जाइए, तब तक मैं यहाँ का काम संभाल लेती हूँ। इतना सुनकर मोहन पास के गांव की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो कुछ लोगों से मिला और अपने ढाबे के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आया। घर पहुंचते ही मोहन ने आवाज लगाई, सरिता, ओ सरिता। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो फिर जोर से बोला, अरे तुम दोनों कहाँ हो? मोहन ने पूरे घर और ढाबे के आसपास तलाश की, मगर सरिता और उसकी बेटी का कहीं भी पता नहीं चला। तभी अचानक उसे उस अजनबी आदमी की कही हुई चेतावनी याद आ गई। ये सोचकर उसका दिल घबराने लगा। घबराहट में मोहन तुरंत गांव की ओर भागा। वो सीधे उसी आदमी के घर पहुंचा जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। उस आदमी का नाम रघु था। मोहन हांफते हुए बोला, रघु जी, मेरी पत्नी और बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वे दोनों अचानक गायब हो गई हैं। मोहन की बात सुनकर वो अजनबी आदमी कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान रहने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया। जिस आदमी की आत्मा उस घर में भटकती है, वो कोई और नहीं, मेरा ही पुराना दोस्त था। अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक आदमी ही बचा सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे बताइए, मैं अपनी पत्नी और बेटी को कैसे ढूंढूं? इतना कहकर रघु मोहन को लेकर गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। उस आदमी का नाम रामलाल था। दोनों ने बैठकर उसे पूरी घटना विस्तार से बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रामलाल गंभीर आवाज में बोला, लगता है अब समय आ गया है कि हम उस आत्मा का सामना करें। फिर तीनों लोग जंगल की ओर चल पड़े और थोड़ी देर बाद उस टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए। वहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी मानो थम सी गई थी। रामलाल ने धीरे से पुकारा, निरंजन भैया, मैं रामलाल हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। उसी पल उनके सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आकृति साफ हो गई। वो निरंजन की आत्मा थी।
आत्मा गुस्से से बोली, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? भैया, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। झूठ मत बोलो। छोटी सी बात पर गुस्सा करके तुमने ही मुझे मार दिया। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आग लगाकर भागते देखा था। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दिन जब आप गुस्से में यहाँ आए थे, मैं भी आपके पीछे पीछे आया था, लेकिन आग किसी इंसान ने नहीं लगाई थी। उस दिन अचानक बिजली गिरी और उसी से आग भड़क उठी। वो आगे बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी कि आग बुझ जाए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ पल के लिए निरंजन की आत्मा शांत हो गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर ऐसा था तो फिर तुम इतने सालों तक यहाँ वापस क्यों नहीं आए? भैया, उस दिन के बाद मैं बहुत डर गया था। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। अगर उस दिन हम दोनों में झगड़ा ना हुआ होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रामलाल, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी समझ लिया। मोहन, तुम्हारी वजह से मेरे और भाई की गलतफहमी दूर हो गई। धन्यवाद। इतना कहकर निरंजन की आत्मा तुरंत गायब हो गई वहां से। इस तरह दो भाइयों के बीच की पुरानी गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक भटकती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उस दिन के बाद मोहन और सरिता फिर से अपने ढाबे को चलाने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया।